ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था, एंड आई टोल्ड यू दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। एंड फिर मैंने आपको समझाया था एल्डोज क्या होता है, कीटोज क्या होता है, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट कार्बन वाली चीजों को नेम करते हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि क्लासिफिकेशन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे ही नहीं, बल्कि हाइड्रोलिसिस करने से कितने सिंपलेस्ट यूनिट में कोई कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रहा है उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड उसे मैंने बताया था मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। करेक्ट। सो मोनो मतलब जो बिल्कुल हाइड्रोलाइज ना हो, डाइसेक्राइड का मतलब हाइड्रोलाइज होने के बाद डबल आपको मोनोसेक्राइड्स मिले, ओलिगो का मतलब 3 से 10 एंड पॉली का मतलब मोर देन 10। एग्जाम्पल्स भी मैंने इसके डिकोड किए थे। उसके बाद मैंने आपको डी फैमिली पढ़ाई थी पूरी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दी सिंपलेस्ट वन, सबसे छोटे से लेकर के रीजनेबल 6 मेंबर तक के कार्बन का मैंने पूरा फैमिली आपको पढ़ाया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मीनिंग है। इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी आई थी, एनोमर एंड एपीमर। तो किसी को याद है व्हाट इज एनोमर? हम्म, The stereoisomerism that arises at the carbonyl center. गुड। तो जो कार्बोनिल सेंटर पे अल्कोहलिक ग्रुप का अटैक करने से आइसोमेरिज्म जो क्रिएट होता है उसको हम एनोमर्स बोलते हैं। तो कार्बोनिल कार्बन पे, और कैपिटल डी कैपिटल एल लास्ट वाले से होता है, बाकी को छोड़ करके ये तीन जो बचते हैं इन पे हमारा एपीमर होता है, राइट। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप रिएक्शंस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनीबडी, anyone who have gone through the chemical reactions? hmm? देखा है केमिकल रिएक्शंस? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ तो कॉमन कॉमन रिएक्शंस थे जो मैं पिछले बार भी आपको पढ़ा चुका था एनसीईआरटी के हिसाब से। आज थोड़ा ना अलग सा कुछ चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हम्म, एक तो प्रोजेक्शन वाली चीज भी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, राइट। ऑल राइट, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो जो इसका खुद का, यानी अगर मैं 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में CH2OH, सॉरी गाइस बीच में सब CHOH रहेंगे, राइट। तो इस पे अगर आप नंबर देखो तो 1 2 3 4 कायरल सेंटर्स हैं। तो टोटल आइसोमर 2 to the power 4, कितने आ गए? ये टोटल 16 आइसोमर। उसमें से 8 होंगे डेक्स्ट्रो पॉजिटिव वाले और 8 क्या होंगे? लिवो नेगेटिव वाले होंगे। फिर मैंने बताया था इन पूरे 16 आइसोमर्स में से जो नीचे नीचे वाले सेंटर में अगर OH राइट साइड में हो तो इसके अगर आप पूछो क्लास तो ये भी 8 हैं। और 8 में मैंने आपको सारे नाम बताए थे, एलोज, एल्ट्रोज, राइट, गुलोज, गैलेक्टोज, आयोडोज। तो ऐसे करके टोटल 8 के पूरे नेम मैंने आपको डिस्कस किया था। उनमें मैंने आपको समझाया था कि बेटा ग्लूकोज का ओरिएंटेशन फिक्स होता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ग्लूकोज? आप सामने बना के कितने लोग लिख सकते हो? बात बताओ, कैसे करना है? बोलो, जल्दी बोलो। सर तो ऊपर CHO है और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे HOH H और हाँ, राइट साइड में OH और OH। करेक्ट। सो बेसिकली क्या है कि सब जगह पे राइट होगा, नंबर 3 पे सिर्फ लेफ्ट होगा।
ये हो गया, ये हो गया डी पॉजिटिव ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। जैसा मैंने बताया था कि ये इस फॉर्म में रहता नहीं है मोस्टली, तो ग्लूकोज का जो मेन एग्जिस्टेंस रिपोर्ट किया गया है वो साइक्लिक फॉर्म में, और अगर मैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन यूज करके उसको बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा बन के आता है, राइट। और ये मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। ये H है, ये OH है, ये 1 था, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो 3 पे OH अपोजिट साइड में होगा यानी ऊपर, यहाँ OH, फिर यहाँ पे भी OH नीचे, और लास्ट वाला CH2OH ऊपर चला जाता है। मैंने बताया भी था कि OH और CH2OH आखिरी वाले अगर अपोजिट साइड रहे तो इसको अल्फा एनोमर बोलते हैं। देखो, अब यहाँ जब अटैक करेगा CHO पे तो ये डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, और डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा O- आएगा, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर कर दोगे तो OH। तो अब यहाँ पे काइरल सेंटर जनरेट हो गया इस जगह पे, तो फाइनली यहाँ पे वो हमारा एनोमरिक कार्बन है, दिस वन। तो इससे दो डी के ही दो फॉर्म्स आते हैं, one OH is at up, OH down, OH up, OH down, and CH2OH. So this is termed as alpha D glucose. And this is beta D glucose. Guys, no matter which form you are taking, right? कौन सा फॉर्म आप सॉल्यूशन में ले रहे हो फर्क नहीं पड़ता है, ये सब खुद से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्यूशन बनाते ही। तो प्लीज इसको आप एक बार ही नोट कर लो, क्योंकि ये नोट्स मैंने जो पिछली बार शेयर किया था आप लोगों ने कुछ नोट तो किया नहीं है, कोई फायदा है नहीं नोट शेयर करने का, तो आप नोट करते चलोगे। चलो डिस्कस करूं। अब देखो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। म्यूटा रोटेशन, एम आई ऑडिबल? यस सर। सो व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? सो अभी आप रिएक्शन क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो आपका ओपन चेन फॉर्म है ग्लूकोज का, मतलब आप पूरा पूरा अच्छे से बना लो। मैं इसको ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ, एंड देन फिर साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म कौन से फॉर्म से बेटा? मैं अगेन एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आई होप कि आप समझ रहे होगे, है ना। प्लस आप स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से बनाना, मैं बस ऐसे बना दे रहा हूँ। तो एक में OH ऊपर रहता है, तो एक फॉर्म हो गया आपका कौन सा, अल्फा, एंड दूसरा कौन सा हो गया, बीटा। ये ये खुद ब खुद एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। आप कोई भी फॉर्म लो तो एक दूसरे में ये इंटर कन्वर्टेबल ही होते हैं। अल्फा कैपिटल डी ग्लूकोज, बीटा कैपिटल डी ग्लूकोज। अब अब आप एक बात सोचो कि अगर आपने ये प्योर फॉर्म लिया तो इसका अपना कोई रोटेशन वैल्यू, इसको आपने ड्रॉप कर दिया तो धीरे धीरे अगर इक्विलिब्रियम में ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो कोई ना कोई जो एंगल है इसका स्पेसिफिक वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, क्योंकि तीनों का इक्विलिब्रियम मिक्सचर आ रहा है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज है ना स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर द प्लेन पोलराइज लाइट,
This is termed as muta rotation. So please write it down. What is muta rotation? हालांकि देखो वो किसी के लिए भी होता है, आप अल्फा को डिसॉल्व करोगे तो भी चेंज होगा बेटा, बीटा को डिसॉल्व करोगे तो भी, गामा को, सॉरी ये ओपन चेन को करोगे तो भी, ठीक है ना। तो लिखो इसको, द स्पॉन्टेनियस change of specific rotation of the solution containing either open chain or alpha d or beta d, containing either alpha d, beta d or open chain form is termed as muta rotation. And why does it happen? तो एक एक अगर आप बुक पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अल्फा का बेटा 18 होता है, 18.7 डिग्री, राइट। जो अपना उसका स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 18 के आसपास होता है। सॉरी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माय बैड। है ना। So this 18.7 is there for beta and alpha D ग्लूकोज का जो अल्फा स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता है बेटा अल्फा, वो होता है 112। तो आप इनमें से किसी भी फॉर्म को सॉल्यूशन में ले लो, या तो ओपन चेन को, बहुत कम परसेंटेज में ओपन चेन एग्जिस्ट करता है, ये नेग्लिजिबल एग्जिस्टेंस है इनका बेटा, राइट। मेनली इसी फॉर्म में रहता है, यही दोनों डोमिनेटिंग फॉर्म में, क्योंकि आप सोचो इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल फॉर्मेशन है ये, तो ये तुरंत हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ देम दिस इज नेग्लिजिबल and they are the main forms. अब मैं बात कर रहा था कि ये जैसे भी लोगे आप, तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, और जब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे तो एक का 112 होता है, एक का 18, जो इनका अल्फा इक्विलिब्रियम आता है दैट सेटल्स डाउन समवेयर अराउंड 52 डिग्री, है ना, दैट सेटल्स डाउन समवेयर अराउंड 52। तो ये जो चेंज है, अगर मान लो आपने अल्फा लिया तो सॉल्यूशन में इनिशियल स्टेज में आपको 112 स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन मिल रहा होगा, टाइम बीतने के साथ ये डिक्रीज करते 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 52 पे चला जाएगा। और अगर मान लो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया बीटा से, तो जिसका 18.7 था, तो वो चेंज होते 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 52 पे जाएगा। सो 52 इज द इक्विलिब्रियम, अल्फा ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सपोज करो सिर्फ यही दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे से डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो इनके परसेंटेजेस क्या क्या होंगे अगर इनके अल्फा की वैल्यूज आपको नोन है और इक्विलिब्रियम का नोन है, तो क्या वो नहीं कर लोगे बेटा। आप सोचो, आपको ये 112 दिया है, तो आप सॉल्यूशन में मान लो कि ये x% है, अल्फा डी मान लो कि ये x है, तो बीटा डी और ओपन चेन वाला तो नेग्लिजिबल था, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 100 - x। ये सुनो, तो एक का x हो गया, दूसरे का 100 - x। अब आप इनके
जो इक्विलिब्रियम है यानी अल्फा इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू जितना भी इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन होता था 112 और इसका होता है 18.7। तो आप क्या करोगे 112 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 100 माइनस एक्स मॉलिक्यूल है इसके या कंसंट्रेशन बोल लो मल्टीप्लाई बाई 18.7 एंड होल डिवाइडेड बाई आपने 100 माना था तो 100 का परसेंटेज। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम का जो अल्फा होगा वो ऐसे करके निकालेंगे अगर उनके परसेंटेजेस हैं। और ये वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 52। तो दैट विल बी इक्वल टू 112 इंटू एक्स प्लस सेम यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आपको x निकल जाएगा। तो यहाँ से x निकल गया तो बेसिकली आपको इन दोनों का परसेंटेज पता चल जाएगा कि अल्फा कितना है बीटा कितना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सिंपल है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन हो रहा है व्हेन यू आर टेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, if alpha you have taken there is a change from 112 to 52, and if you have taken beta then it is changing from 18.7 to 52. So this spontaneous change in rotation is termed as mutarotation, spontaneous change in specific rotation of the solution. Spontaneous change in specific rotation. अच्छा ये क्यों हो रहा है बेटा, ये क्यों चेंजेस हो रहे हैं? क्योंकि एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोल सकते हो ड्यू टू, जैसे एक टॉटोमेरिज्म होता था, बोलो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, दो फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई समझ रहे हो बात? तो कुछ उसी तरह का यहाँ पे कहानी है, बट ये वो ना होकर के बल्कि इसको एनोमराइजेशन बोलते हैं, ड्यू टू एनोमराइजेशन। So this particular change is this particular change in rotation is termed as mutarotation. Understood? अच्छा ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग कन्वर्जन है। वो क्या है कि अगर आप देखो ध्यान से तो इनके एक रिएक्शन दिए हुए हैं और उसमें ये बोलता है कि अल्फा बीटा यानी अल्फा डी, या एडिंग डाल करके यहां से लिखो तो ज्यादा बेटर है। रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स विथ फिनाइल हाइड्राजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है बायोमोलिक्यूल के साथ, कि जितने रिएक्शन आपको दिए हुए हैं ना बस उतने में से ही क्वेश्चन आता है पूरा घूम फिर करके, इसमें कुछ नया वो करेगा ही नहीं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपने ढंग से रिएक्शंस कर लिए हैं तो फिर आपको मतलब ये बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही मतलब कॉन्साइज टॉपिक है, बस आपको 3D स्ट्रक्चर्स को थोड़े दिमाग में रखने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं। तो रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड विथ फिनाइल हाइड्रोजन। तो क्या आपको ध्यान है कि एल्डिहाइड या कीटोन जब NH2Z वाले से करते थे तो वहां पे एक मैंने बनाया था फिनाइल हाइड्रोजन। कुछ याद आ रहा है आपको? जरा बताओ तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, जल्दी बोलो। बोलो। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग? से डबल बॉन्ड ओ हट के एन लग जाएगा। ये लग जाएगा। यस तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड N। तो ये तो था सिंपल सॉरी एनिलीन था, ये फिनाइल हाइड्रोजन में बोल रहा था। तो ऐसे आ रहा है। अगर ये बताओ यहीं पे मैं डबल बॉन्ड ये करके
H2N एंड फिर NH एंड फिर फिनाइल कर दूं, तो अब तो ये फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। अब फिनाइल हाइड्राजीन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा सर? फिर यही बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम? फिनाइल हाइड्रा। गुड, जोन। फिनाइल हाइड्रा। कोई खास बात इसकी? हाइड्राजोन है ये, कोई खास बात इसकी बताओ कुछ, अगर मैंने आपको पहले समझाया हो। एनी स्पेसिफिक थिंग रिलेटेड टू दिस? तो मैंने बोला था फिनाइल हाइड्राजोन या सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन, ये सब क्रिस्टल बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है ना? तो ठीक उसी तरीके से बेटा ये जो आप कंपाउंड ले रहे हो ना, कंपाउंड क्या, जैसे मान लो मैंने यही ले लिया, मान लो मैंने डी ग्लूकोज ले लिया, और या फिर डी ग्लूकोज छोड़ो, मैं ऐसा कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ जो यहाँ पे आ रहा है कुछ सब्स्टिट्यूट करके, पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड हो गया। तो इसके साथ रिएक्शन अगर मैं कराऊं तो C6H5 NH NH2 ऐसे लिखा रहे, या फिर 5NH NH2 लिखा रहे, एक ही बात है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो आप क्या बनाओगे? अगर ऐसे रहा तो आप क्या बनाओगे? आप बोलोगे सर क्या होगा ये, C डबल बॉन्ड N NH एंड 5 कर देंगे। बोलो यही करोगे ना? यस सर। तो मतलब आप ये बोलोगे कि कार्बोहाइड्रेट का 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है और ये बनता है कंपाउंड। भाई हाइड्रोजन जैसे नॉर्मली बनता था, बट जैसे ही आप ये करोगे एग्जामिनेशन में आपका गलत हो जाएगा। इसके बजाय लिखा क्या हुआ है, अगर आप अच्छे से किताबों में पढ़ो तो लिखा हुआ है 1 मोल नहीं बल्कि 3 मोल कंज्यूम करता है ये फिनाइल हाइड्रोजन। ये 5NH NH2 का एक नहीं बल्कि 3 मोल कंज्यूम करता है। और क्या बनाता है प्रोडक्ट में? बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनता है, उसको देख लो अच्छे से। वो बनाता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड N NH5, फिर यहाँ पे जो आपके पास कार्बन नंबर 2 था वहां के कार्बन के साथ भी C डबल बॉन्ड N NH5 बनाता है, और ये लास्ट वाला OH जैसे भी है वो ऐसे ही रहता है। और साथ में आप बोलोगे सर ऐसे भी अगर आप देखो तो 2 ही मोल तो दिख रहा है, तीसरा कहाँ गया? तो तीसरा वाला ब्रेक डाउन करके, तीसरा वाला ब्रेक डाउन करके पीएच NH2 और अमोनिया में ब्रेक डाउन कर जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो बना हुआ कंपाउंड है ना, जिसमें डबल आपके फिनाइल हाइड्राजोन अटैच हो गए, मतलब फिनाइल हाइड्राजीन डबल अटैच हुआ है, इसको बोलते हैं ओसाजोन, OSAZONE, ओसाजोन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओसाजोन का फॉर्मेशन। तो पहले जो मैं बताता हूँ कि ऐसा होता क्यों है, राइट? फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि C डबल बॉन्ड N रिएक्ट कर सकता है NH2 के साथ। न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म हमने देख लिया है, ये कैसे रिएक्ट करता है। ये अटैक करता है O माइनस प्रोटॉन ट्रांसफर, फिर एक ही कार्बन पे OH NH2 स्टेबल नहीं है तो फाइनली वो H2O निकाल लेता है, याद है ना सब? तो ये C डबल बॉन्ड N एंड NH5 बन जाता है। ठीक इसी तरीके से बच्चों एक और रिएक्शन आप ध्यान रखो कि अगर ये नाइट्रोजन के जगह ऑक्सीजन के जगह अगर नाइट्रोजन आ गया और फिर आपने NH2 लिया है तो भी ये भी उसी तरीके से रिएक्ट कर जाएगा। इन द सेम वे दिस विल इवन रिएक्ट विद दैट। सेम तरीके से ये इधर अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा,
प्रोटॉन ट्रांसफर कर दोगे, और यहाँ NH बन जाएगा, NH5, यहाँ NH2 है। वापस मीडियम से यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर करो, नहीं तो डायरेक्ट किक आउट करके इसको बाहर निकाल दो। तो जब भी निकालोगे तो देखो फिर से वही C डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव बन गया, और जो भी आपका NH2 माइनस निकल के आ रहा है वो इसको निकालेगा। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ डबल बॉन्ड O से ही नहीं, वो किससे और जाता है, C डबल बॉन्ड N से। तो होता यहाँ पे वही चीज है, अब वही मुझे आपको दिखाना है कि ये कैसे हो रहा है, राइट। ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है, आप ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म OH फर्स्ट रिएक्शन करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं एक एक स्टेप में दिखा देता हूं आपको, बट ये आप ध्यान रखना कि 3 मोल यहाँ पे कंज्यूम करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ, दिखाता हूं मैं कैसे पूरा पूरा रिएक्शन दिखाता हूं कैसे होता है। सो आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, दैट हियर वी हैव C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैं नॉर्मल OH लेके दिखाता हूँ। नॉर्मल ले रहा हूँ, ठीक है अभी, ताकि वो टेंशन ज्यादा ना हो, नॉर्मल में ले रहा हूँ। पूरा पूरा रिएक्शन, पूरा पूरा मॉलिक्यूल नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, नीचे R ग्रुप कर दिया। सो द फर्स्ट मॉलिक्यूल will react normally as it used to react। क्या बन गया ये, C डबल बॉन्ड N NH5, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे राइट। अब किसी को टॉटोमेरिज्म का कुछ भी हिंट लग रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है टॉटोमेरिज्म। आप देखो C डबल बॉन्ड N, इसका अल्फा हाइड्रोजन आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक भी है, isn't it? Yes or no? तो Yes. ये निकाल करके, तो अब यहाँ से टॉटोमराइज करेंगे। बेसिकली ये बेटा जब हाइड्रोजीन वगैरह ले रहे हो तो ये खुद में अपने आप में एक बेस है ना। तो ये H को आप निकाल दो। जब आप H को निकालोगे तो उसके बाद ये नेगेटिव आएगा और इसको टॉटोमराइज करा दो, N माइनस हो गया। तो ये क्या बन गया, ऊपर देखो जरा, तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ OH, और यहाँ क्या बन गया, ये NH NH एंड 5। अग्री करते हो सब लोग? Yes, sir. अब देखो, अब यहीं पे देखो वही पुरानी वाली रिएक्शन फिर से याद आपको दिलाऊंगा, कि मैंने कई बार आपको समझाया कि बेटा अगर लोन पेयर वाले ग्रुप्स इकट्ठे हो तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो ब्रेक डाउन होने के चांसेस हैं। तो अब यहाँ पे देखो पूरा गेम कैसे होगा। ये देखो आपको इनॉल है, दिस इज इनॉल, और हमें इसको बाहर निकालना भी है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन द प्रोटॉन, और ये आराम से इधर पाई बॉन्ड बनाएगा, ये ओपन होकर के कार्बन पे नेगेटिव आएगा, जो इधर इस पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। और आप समझते हो कि जब भी नाइट्रोजन बाहर निकल के जाता है तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं बनना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर दिस स्टेप, we will get H C double bond O, and then this becomes double bond N H, and यहां से 5NH2 बाहर आ गया। अब पता पड़ा क्या हो गया। तो बेसिकली पहला रिएक्शन होने के बाद ये टॉटोमराइजेशन पहले हो करके ये टॉटोमर बन गया। अब टॉटोमर बनने के बाद अब ये लोन पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं, और साथ में क्या दिख रहा है कि यार यहाँ बगल में इनॉल बना हुआ है, तो इसका H निकाल लूं। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ।
ये H को निकाल लो, H को निकालोगे तो ये आराम से टॉटोमराइज करके कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव इधर लोन पेयर स्टेबल होंगे नहीं, तो ये इधर आके इसको बाहर निकाल देगा एज अ लिविंग ग्रुप। तो फाइनली हमको ये कंपाउंड मिल गया। अब ये मिल गया तब तो आसान हो गया। अब देखो ये मिल गया तब तो आसान हो गया। अब ये जो बनने वाला कंपाउंड है, इसने 1 मोल ऑलरेडी फिनाइल हाइड्राजीन कंज्यूम कर लिया है। तो अब क्या करेंगे? अब तो यार इजी हो गया, NH2NH5। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि जैसे आपका डबल बॉन्ड O रिएक्ट करता है, ठीक उसी तरीके से ये भी रिएक्ट करता है। तो H2O यहाँ से निकाल दो, और अमोनिया आप यहाँ से निकाल देना। तो बताओ, 2 मोल यहाँ कंज्यूम किया तो बन क्या गया ये? C डबल बॉन्ड N। थोड़ा ढंग से बनाऊंगा मैं, N5 NH, C डबल बॉन्ड N, राइट, NH N5, राइट, और यहाँ पे R है दिस। अब पहले तो ये क्लियर हुआ तुम लोगों के क्यों 3 मोल जा रहा है? क्योंकि यस 1 सर। मोल होने के बाद बाकी 2 मोल देखो यहाँ पे यूज हो गया। 2 मोल यहाँ यूज हुआ और 1 मोल यहाँ यूज हुआ। अब आप देखो अमोनिया यहाँ से दिख भी रहा होगा कि यहाँ से अमोनिया निकलता है, और PHNH2 यहाँ पे है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर जो जो आपने बताया उस हिसाब से तो फर्दर टॉटोमराइज भी तो हो सकता है कि C डबल बॉन्ड N NH है, यहाँ 5 है, उसके नीचे अगर OH हुआ तो वो फिर हो जाएगा। तो 2 क्यों? फिर तो 3 3 हो जाना चाहिए, फिर 4 4 हो जाना चाहिए, बल्कि सब जगह पूरे सब्स्टिट्यूट हो जाने चाहिए। ये डाउट आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्लूकोज को देखो तो उसमें तो हर कार्बन पे नीचे OH OH है ना। यस सर। तो सारे क्यों नहीं जाते हैं? तो सारे इसलिए नहीं जाते हैं कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अच्छे से देखो इसको। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से रीअरेंज करके दिखाता हूँ आपको, और रिंग साइज को भी देखो। हम्म, और इधर वाले को मैं थोड़ा और अच्छे से, NHN5। कितने लोगों को ये समझ आ रहा है कि सर ये H निकाल, मतलब H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इस नाइट्रोजन पे देयर इज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर मैं काउंटिंग करूं अगर मैं काउंटिंग करूं, पार्शियल नेगेटिव क्यों है? क्योंकि देखो ये लोन पेयर जब यहाँ डोनेट करेगा, ये इधर आएगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। सो समझ गए ना? इसलिए मैं इसको नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। ये नाइट्रोजन को मैंने दूर कर दिया है, क्योंकि इसका लोन पेयर तो अंदर जाएगा, ये लोन पेयर पे तो नेगेटिव आएगा। आ रहा है समझ में? तो आप देखो, क्या आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है इनके बीच में? दिख रहा है यस या नहीं सर। दिख रहा है? तो ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको आप देखो तो ये अगर यहाँ पे अ, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, और कैसे बनाऊं भाई? कैन आई डू इट लाइक दिस गाइस? आई वांटेड टू मेक इट as nice as possible. N H और यहाँ 5। अब थोड़ा और देखो अच्छे से, अब और अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंट्रामोलिकुलर। और देखो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये लोन पेयर अगर यहाँ डिलोकलाइज हो, ये इधर हो, तो ये इसके साथ बॉन्ड, प्रॉपर बॉन्ड बना सकता है, और ये बॉन्ड हट भी सकता है। मतलब कि यहां से यहां तक आप देखो एक तरह से 6 मेंबर्ड साइक्लिक 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, जो कि एरोमेटिसिटी को मिमिक करता है। दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, ये पाई का, ये वाला पाई का 4 इलेक्ट्रॉन, और ये एक लोन पेयर। तो क्या एरोमेटिसिटी मिमिक कर रहा है? तो एरोमेटिसिटी मिमिक करने के वजह से ये सिर्फ यहीं पे रुक जाता है, अब इसके बाद इसको ये निकलने नहीं देता है। सो दैट इज वाई इट
it only reacts with 3 mole of C6H5NH2. ओके, सो ये एक चीज ध्यान रखना कि ये ओसाजोन बनाते समय कार्बोहाइड्रेट reacts with 3 mole of phenyl hydrazine 5NH2 और यहीं पे जाकर के वो स्टॉप हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. अब एक बार एग्जाम में पूछा था कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम ओसाजोन प्रोड्यूस करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा था. तो आज मैं देखता हूं, याद करो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबको याद है, राइट, एंड देन on the left and then again on the right and again on the right and then CH2OH. This is glucose beta. Yes or no? Yes, sir. अच्छा, कितने लोगों को याद है कि ग्लूकोज के अलावा ग्लूकोज का ये वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, यानी नंबर 1 के बाद 2, C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज कौन सा होता है बताओ. मैंने उस दिन आपको बताया था C2 एपिमर, यानी 2 पे OH का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए. मैनोज. यस, मैनोज. गुड. तो C2 एपिमर होता है मैनोज. अब C2 एपिमर है तो आप याद करो जब ओसाजोन बना रहा है तो आपको ध्यान है ये दोनों ही कार्बन को गायब कर दे रहा है. वो इन दोनों ही जगह पे क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड. दिस देखो ना, दोनों से बना रहा है ना, इधर वाले से दोनों से बना रहा है. अरे ये सुनो. यस. और तीसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं. आपको याद है फ्रक्टोज के केस में मैंने बोला था कि बेटा फ्रक्टोज में आप बिल्कुल वैसे ही बनाओगे जैसा ग्लूकोज का है, बस नंबर 2 पे कार्बोनिल हो जाता है, यही ना. मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस चीज से, मैं इतना समझाना चाह रहा हूं बेटा कि नंबर 3 एंड ऑनवर्ड इन तीनों की चीजें, चाहे वो ग्लूकोज हो, मैनोज हो या फ्रक्टोज हो, डी ग्लूकोज, डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज, इन तीनों के स्ट्रक्चर यहां से लेके यहां तक कॉमन होते हैं. चेक कर लो एक बार बढ़िया से, कॉमन दिख रहा है सबको. यस तो सर. तो जैसे ही आप ओसाजोन बनाओगे तो इधर और इधर ये तो गायब ही हो जाएंगे, ये भी गायब हो जाएगा. मतलब आप यहाँ पे कोई भी ओरिएंटेशन पे रखो, C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे कुछ भी ओरिएंटेशन रखो, राइट रखो या लेफ्ट रखो, क्या फर्क पड़ता है. अगर ये फाइनली ओसाजोन में कन्वर्ट हो गया तो दोनों ही जगह पे C डबल बॉन्ड N और इस पे भी C डबल बॉन्ड N और ये NH5 और ये भी NH5. तो अब ओरिएंटेशन का कोई मतलब रह गया क्या जैसे ये आ गया. तो इस वजह से बोलते हैं कि ऑल 3 ऑफ दिस फॉर्म्स सेम ओसाजोन. दे फॉर्म सेम ओसाजोन, मतलब एकदम आइडेंटिकल, क्योंकि बाकी जगहों पे एकदम. सो ऑल 3 ऑफ देम फॉर्म सेम ओसाजोन. मैं जब ओसाजोन की बात कर रहा हूं आई मीन कि उनके जो ये वाले जगह हैं, इन सब की मैं बात कर रहा हूं कि इनके ओरिएंटेशन भी फिक्स्ड है. अंडरस्टूड है ना, समझ गए, याद रहेगा सबको. ओके, अच्छा अच्छा, एक और चीज आ जाओ. जैसे मैंने बोला कि बच्चों ज्यादातर रिएक्शंस ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के ये देता है जो नॉर्मली, क्या कोई ऐसा रिएक्शन भी है जो ये नहीं देता हो, जो नॉर्मल एल्डिहाइड या कीटोन देते हो बट ये ना देता हो. तो देखो ये कुछ रिएक्शंस है जो ये नहीं देता है. कौन सा है, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट. एल्डिहाइड बेसिकली शिफ्ट टेस्ट है, ये इसको पढ़ना थोड़ा तुम लोग ना. शिफ्ट टेस्ट क्या होता है, शिफ्ट बेस मैंने बताया था कि जब कभी भी आप RNH2 से रिएक्शन कराते हो, RNH2 से एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो जो C डबल बॉन्ड N R बन रहा है
इसी को सिफ्ट बेस बोलते हैं, SCHIFF, सिफ्ट बेस। तो इसी में सल्फर का कुछ कंपाउंड मिला करके एक टेस्टिंग करते हैं, अगर एल्डिहाइड उसमें डालोगे तो उसका कलर पिंक हो जाता है। इसकी टेस्टिंग थोड़ी पढ़ लेना, रिएजेंट कभी कदार पूछ लेता है। तो बट एनीवे, सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों ये एल्डिहाइड होते हुए भी शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। दूसरा देखो, एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करते हैं, इनफैक्ट मैंने बताया था मिथाइल कीटोन्स भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको बल्की करते जाओगे वैसे वैसे रिएक्शन बंद हो जाएगा NaHSO3 के साथ, है ना। तो इसके साथ रिएक्शन, ये एल्डिहाइड होते हुए भी रिएक्शन नहीं करता है। याद करो मैंने आपको लिखाया था सारे एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं इसके साथ, NaHSO3 के साथ, बट ये एल्डिहाइड होते हुए भी रिएक्ट नहीं करता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक तो आपको क्राउडिंग समझ में आएगा, और एक और इंटरेस्टिंग चीज है उसके बारे में बात करेंगे, देखो, है ना। उसके बाद देखो इसने क्या बोला है कि जो पेंटा एसीटेट होता है ग्लूकोज का, डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलमाइन, है ना। तो अब अगर मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर मानता तो मेरे पास कितने OH थे बेटा यहाँ पे? 2, 3, 4 एंड लास्ट में 5, यही थे ना? 5 OH थे ना, बोलो। यस सर। अब ये सभी OH का अगर मैं रिएक्शन करा दूं किसके साथ, CH3COCl के साथ या फिर एनहाइड्राइड के साथ, तो ये OH यहाँ अटैक करके इसको बाहर निकाल, मतलब ये ऊपर जाएगा वापस आएगा और क्लोरीन बाहर, मतलब एसीटेट बन जाएंगे। तो ये OCOCH3 बन जाएगा, नीचे में भी OCOCH3 बन जाएगा, उसके नीचे भी OCOCH3 बन जाएगा, और ऐसे करते करते ये पाई, तो इसी को बोलते हैं पेंटा एसीटेट। तो अब ये बोल रहा है कि पेंटा एसीटेट रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, किसके साथ? हाइड्रोक्सिलमीन के साथ, NH2OH के साथ। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अभी मैंने आपको समझाया था बच्चों कि हमें लगता है ना कि उसके पास क्या, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और साथ में ये सब भी है, लेकिन वो फ्री थोड़ी ना रहता है, वो तो इसके साथ OH के साथ अटैक करके कहाँ कन्वर्ट हो गया है? साइक्लिक फॉर्म में। तो ये कुछ रिएक्शन है जो इस बात का एविडेंस है कि साइक्लिक फॉर्म होता है, क्योंकि अगर ओपन चेन रहता तो एल्डिहाइड पक्का NaHSO3 के साथ रिएक्ट करता, नहीं है, तभी तो पेंटा एसीटेट पक्का इस CHO के साथ रिएक्ट कर जाता, कौन सा चीज? हाइड्रोक्सिलमीन। पेंटा एसीटेट ऑफ दिस ओपन चेन विल मस्ट रिएक्ट विद दिस हाइड्रोक्सिलमीन, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें, उसके बाद देखो ये भी इन्होंने दिया दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। Glucose is found to exist in two different crystalline form which are named as alpha and beta। वही जो मैं आपको एनोमर्स के बारे में बता रहा हूँ, दोनों की मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, देखो 419 and is obtained by the crystallization of hot and saturated aqueous solution at 371, मतलब दोनों मिलते हैं। तो यही बोल रहा है कि अगर वो साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते तो ये अलग अलग फॉर्म कहाँ से आते हैं ग्लूकोज के? तो वो ये कुछ एविडेंसेस हैं इन फेवर ऑफ साइक्लिक फॉर्म। फिर आपके दिमाग में आएगा सर अगर ऐसा है तो ऊपर वाले जो रिएक्शंस आपने कराए थे, ये सब रिएक्शंस कौन से वाले? कि नॉर्मल केस में NH2OH फिर कैसे रिएक्ट कर जा रहा है इसके साथ, ये कहां से हो रहा है? जब C डबल बॉन्ड O फ्री है ही नहीं तो ये रिएक्शन कहां से हो रहा है? आपके दिमाग में आना चाहिए ये चीज। और क्या, और भी कुछ रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड के, क्यों? तो अब इसको ऐसे समझ लो कि मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि ये जो कन्वर्जन होता है C डबल बॉन्ड O का ना, नॉर्मल अल्कोहल के साथ भी, ये कैसा है? एक रिवर्सिबल स्टेप होता है। ये सुनो, अगर आप मीडियम अच्छे से प्रोवाइड करो तो ये रिवर्सिबल होता है। तो जिन मीडियम्स में रिवर्सिबिलिटी आ पाती है उनमें ये वापस रीजनरेट हो जाता है और वहां से कर लेता है रिएक्शन। जैसे बेसिक मीडियम में ये रिवर्सिबिलिटी बहुत आराम, मतलब बहुत आम बात है। तो उन सब जगहों पे कुछ रिएक्शंस ओपन चेन के फॉर्म में आने के बाद कर लेते हैं, बट जब भी वो एक साइक्लिक फॉर्म का स्ट्रक्चर आप फेवरेबल कंडीशन में लेके आ रहे हो, तब तब वो इस तरह के रिएक्शंस नहीं करेगा। तो एग्जाम में पूछता है कैन यू
suggest some reaction which shows there is existence of the glucose into its cyclic form, alpha beta form. तो उनमें आप ये रिएक्शन जो नंबर 2 पे है, 1 पे है, ये आप एक्सक्लूसिवली बता सकते हो, राइट? चलो, तो ये तो रही बात बच्चों इनके डिस्कशन की। एक और रिएक्शन है जो बेसिक मीडियम में बेसिक मीडियम के अंदर जो कायरल सेंटर्स है ना, उनके अबाउट बहुत डिस्टर्बेंसेस आते हैं। तो एक बारी देखते हैं अननेसेसरी रीअरेंजमेंट्स, थोड़ा समझते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O है और आपके पास बेटा यहाँ CHOH है, एक ओरिएंटेशन में फिक्स है, एक ओरिएंटेशन में ये फिक्स है, और आपने बेसिक मीडियम ले लिया OH माइनस। तो क्या ये ओरिएंटेशन ऐसा ही रहने वाला है या चेंज हो जाएगा? क्या ये इस बेसिक मीडियम में ओरिएंटेशन ऐसा ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो देखो, बेसिक मीडियम जैसे ही डालते हो आप, वैसे अल्फा हाइड्रोजन रिमूवल के चांसेस हैं इसके, और जब अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो अब ये वापस यहाँ अटैक करके ये O माइनस लेके आएगा, और जैसे ये कन्वर्ट किया तो C डबल बॉन्ड C, इधर OH और इधर OH, दोनों तरफ ध्यान से देखो, प्रोटॉन देने के बाद ऐसा बन गया। आप देख रहे हो क्या बन गया? ये इन डाइऑल। अब इन डाइऑल से आप सोचो, बेसिक मीडियम आपने लिया है, फिर से ये हाइड्रोजन निकाल लूंगा, निकाल लेने के बाद C डबल बॉन्ड C O माइनस, अब ये वापस आएगा, वापस आने के बाद ये कार्बन पे नेगेटिव लेके जाएगा, अगेन ये सब इक्विलिब्रियम में दिखाते हुए, राइट? यहाँ पे नेगेटिव आया और इधर OH आया, इधर H है और नीचे क्या है? C डबल बॉन्ड O R। फिर से ये देखो नेगेटिव जो बना हुआ है, दिस विल टेक द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, एंड प्रोटॉन वाटर से लेने के बाद ये क्या बन गया? CH2OH C डबल बॉन्ड। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स भी नहीं है, और ये फिर से रिवर्सिबल स्टेप होते हुए टॉप पे वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर बेसिक मीडियम में ले लोगे ना, तो इनका जो कार्बोनिल का पोजीशन है वो अपने जगह से डिविएट कर सकता है 1 से 2 थ्रू इन डाइऑल कन्वर्जन। और इतना ही नहीं, वापस आने के बाद ये OH एंड H का ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अब देखो ये प्लेनर सेंटर हो गया है। अटैक करने के बाद ये जब कार्बन आयन बनेगा तो ये रोटेट कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो बेसिक मीडियम में ये अननेसेसरी रिएक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा, सर अगर ये आप ये, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम? आप क्या बोल रहे हो? सर ये चीज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो अननेसेसरी रीअरेंजमेंट का पार्ट होते हैं। सर तो ये ई बेसिक, डाइऑल वाले रिएक्शन में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब वो डी में ही रहेगा कि एल में हो जाएगा? नहीं, दोनों का मिक्सचर मिलेगा ना, वही तो समझा रहा हूँ। ये OH एन H, DNL की बात तो बहुत दूर की हो गई, वो तो सबसे नीचे पहुंच गए ना हम, वो तो बहुत नीचे है। डी कैपिटल एल वाली चीज तो एकदम नीचे वाली बात है ना, लास्ट एसिमेट्रिक सेंटर। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आसपास वाले जैसे जैसे बनता जाएगा आगे, उस हिसाब से ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जाता है। तो ये अननेसेसरी रीअरेंजमेंट्स होते हैं बेसिक मीडियम में। स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत ही एबनॉर्मल सी प्रॉपर्टीज आने लगती हैं फिर, है ना? तो इसलिए इसलिए कोई भी एग्जाम हो, उसका एक लिमिटेशन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं पूछ सकता है। जो कुछ प्रूवन चीजें हैं वही पूछने वाला है। तो बायोमोलिक्यूल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बट ये टॉपिक बहुत आसान है। जितने आप डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन एल्डिहाइड में पढ़ते हो ना, उसका 1/5 भी नहीं है इसके अंदर पढ़ने के लिए। 1/5 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया बेटा, 1/10 भी नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। बस इनका स्ट्रक्चर देखने में डरावना लगता है, एक बार आप पैटर्न सेट कर लोगे ना दिमाग में तो हमेशा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलो ग्रेट। दिव्य, एनी डाउट? नो सर। हाँ, सो अब देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार ये कॉइन होता है, जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना? इसमें एक तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चा ना, ऑल दी मोनोसेक्राइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा है, ऑल दी मोनोसेक्राइड
are reducing in nature. जितने भी मोनोसेक्राइड हैं सबके सब रिड्यूसिंग होते हैं, है ना। अब कहोगे कि ऐसा क्यों सर, जब भी हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की, तो बेसिकली मैं टॉलेंस एंड बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग टेस्ट की बात कर रहा हूं. ऑल दी monosaccharides give positive test with tolerance, Fehling, Benedict's. याद है आपको ये कहाँ, ये सब हमने कहाँ पे पढ़ा था, मीन बोलो. कार्बन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना. एल्डिहाइड कीटोन्स में हमने जब उनके ऑक्सीडेशन पढ़े थे, तो उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इनका नाम था, याद है. यस ना. तो बस अब बहुत ही आसान सा चीज है कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि भाई जो भी टॉलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट्स के साथ दे दें रिएक्शन, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वो रिड्यूसिंग है. सो ऑल दी मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर. अब कहोगे ऐसा कैसे सर, थोड़ा एक्सप्लेन करो. तो चलो एल्डिहाइड वाले जितने भी हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, इसका तो फिर भी समझ में आता है कि आपने Ag+ लिया और ये इसको ऑक्सलेट में कन्वर्ट कर दिया और सिल्वर आयन मिल गया, सॉरी सिल्वर में प्रेसिपिटेट मिल गया. ऐसे ही अगर कॉपर+2 वाला ले लिया कंपाउंड, तो ये Cu2O बना देता है ब्लड रेड कलर का, और ये भी कार्बोक्सिलेट में. लेकिन आप तो ये भी बोल रहे हो कि अगर वो कीटोन है तो भी कर देगा, क्योंकि मैंने ऑल दी मोनोसेक्राइड बोला, उसमें तो कीटोन्स भी आ जाएंगे. तो कोई समझाएगा इसमें कैसे होगा. सर, शायद ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है इसलिए. बिल्कुल, वेरी नाइस. अल्फा हाइड्रोक्सी, मैंने बताया था बेटा कि कीटोन में भी अगर अल्फा हाइड्रोक्सी हो तो करेगा. आप देखो इसके तो इस साइड भी है, इस साइड, ये टर्मिनल वाले में टॉटोमराइज करके ऊपर एल्डिहाइड बन जाता है, और जो और नीचे हो ना तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं है, OH को ही डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है. ये रिएक्शन आप एक बार रिफर कर लेना. मैंने बताया था कि दोनों ही केस में आपको आ, ये मिलने वाला है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि वो फ्रक्टोज है तो देगा क्या. क्योंकि कई बार एग्जाम में ना आपको बेवकूफ बनाने के लिए बोलता है कि फ्रक्टोज विल रिस्पॉन्ड फॉर रिड्यूसिंग लाइक टॉलेंस टेस्ट और नॉट. तो बच्चे गलती क्या कर देते हैं, उन्हें लगता है यार फ्रक्टोज तो कीटोन है, कीटोन तो रिएक्ट करता नहीं है. बट कीटोन में भी मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स रिएक्ट करते हैं, है ना. और फ्रक्टोज तो और आराम से कर जाएगा, वो इसलिए भी क्योंकि वहां डबल बॉन्ड है और किनारे पे CH2OH है. अभी मैंने आपको टॉटोमेरिज्म सिखाया था, OH- से ये पहले इंडाइऑल में कन्वर्ट होगा और फाइनली ये कन्वर्ट होकर के फिर से ऊपर डबल बॉन्ड हो, ये तो एल्डिहाइड ऊपर बन ही जाएगा. तो एक बार ये एल्डिहाइड बन गया तो और ये क्यों बन रहा है, क्योंकि बेसिक मीडियम है भाई, ये इन सभी में हम बेसिक मीडियम लेते हैं. समझ में आया. ये तो हो गए आसान क्वेश्चंस. टफ क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं, टफ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कई बारी वो ऐसे करा देगा, थोड़ा देखो ध्यान से. ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म भी मैं आपके सामने बनाता हूं, आप इसको एकदम याद कर लो कैसे बना रहे हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से याद कर लो. तो यहाँ ये C डबल बॉन्ड O है, ये H है. याद करो जब हम फिशर बनाते हैं तो बोलते हैं कि ये फ्रंट लाइन होता है. यहाँ H, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, और ये CH2OH. और मैंने आपको ये बताया था कि यही फॉर्म पर्टिकुलरली जाके यहाँ अटैक करता है, राइट. तो मैं इसको ना थोड़ा ऐसे ट्विस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो कि ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि ये बनाया कैसे जाता है, राइट. अब देखो इसको ध्यान देना जो मैं करने जा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, इसको ऐसे आप घुमा के रखो पहले,
तो याद करो मैंने आपको क्या समझाया था कि जो जितने भी राइट साइड वाले OH है साइक्लिक फॉर्म में सब नीचे चले जाते हैं। तो होता कुछ ऐसा है, देखो ऐसे रोटेट करा के इसको देखते हैं। और आपको मालूम है कि ये जो बैक ये वाली चीजें तो बैकलाइन वाली होती हैं। तो बैकलाइन का मतलब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। रुक जाओ, एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं। दिस गोज लाइक दिस। इसको बेसिकली मैंने ऐसा ले डाउन करा लिया। ले डाउन कराने के बाद अब मुझे देखो साइक्लिक फॉर्म बनाना है ना। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये दो पॉइंट्स को फिक्स कर लूंगा। और हर जगह से sp3 होता है, तो इसको मैं ऊपर की तरफ और यहां से भी मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। सो बेसिकली कुछ ऐसा हो गया। नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं बात करना चाह रहा हूं कि मुझे यहीं पे OH और ये लगाना है ना, क्योंकि नॉर्मल जब स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसमें ऐसा होता है, ऑक्सीजन जस्ट ऊपर रहता है और उसके इमीडिएट हॉरिजॉन्टल वाला। तो मैं इसी को नंबर 1 करना चाहता हूं। तो ये बेटा मेरा C डबल बॉन्ड O है, और उसके बाद ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। आप देखो नंबर 2 पे OH नीचे, H ऊपर। 3 पे OH ऊपर और H नीचे। अब इसके बाद मैं यहाँ से मोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ से मोड़ रहा हूँ। तो 3 के बाद ये 4 हो गया। 4 में भी स्टोरी में तो वही है भाई, H ऊपर है। 5 में चला गया। अब ये 5 में भी आप ध्यान से देखो तो ये H ऊपर है इसको, और OH नीचे। 4 में क्या था, 4 में भी H ऊपर था, OH नीचे था। और इसके बाद बेसिकली इस साइड में आपका क्या है, अंदर की तरफ CH2OH है। अब मैं इसी को मैं थोड़ा सा ना नॉर्मल तरीके से लिखना चाहता हूँ। वो ऐसे, क्योंकि हमारा OH कौन सा रिएक्ट करता है, ये वाला। इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 एंड 6 दिस ऑक्सीजन बेसिकली अटैक्स। तो इसको मुझे प्रॉक्सिमिटी में लेके आना है, दिस ऑक्सीजन। सो व्हाट शुड आई डू। तो मैंने आपको बताया था साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर सकते हैं हम चीजों को। इसके अबाउट ऐसे घुमा दो। तो जब आप घुमाओगे तो भाई ये H, सॉरी, ये OH इधर जाएगा तो CH2OH ऊपर आएगा और हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। बोलो, यही चीज समझनी है आपको। वापस से समझाऊं। यहाँ से वापस से समझाता हूँ, देखो ये मैं शेयर कर दूंगा, देख लेना। ये CH2OH ऊपर लेके आना है, क्योंकि मुझे OH को इस लाइन पे लेके आना है। जब इस लाइन पे लेके आऊंगा तो यहां से ये इसके नजदीक होगा तो बॉन्ड बनाएगा आराम से। 3D है, इसी को हॉवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट। और फिर H को नीचे लाना पड़ता है। सो इफ आई डू लाइक दिस, तो मेरे पास स्ट्रक्चर देखो ऐसा बन के आएगा। ऊपर चला जाता है CH2OH, नीचे H आ जाता है। ये कोना ऐसे आ गया, ऐसे आ गया और ऐसे, ये डबल बॉन्ड OH है। अब बाकी सारे ओरिएंटेशन अपने जैसे ही रहते हैं। ये ऊपर OH, यहाँ H, नीचे OH और H। और अब देखो जब आप अटैक कराओगे तो ये प्लेनर सेंटर पे, यहाँ पे तो कुछ भी बन सकता है ना, ऊपर भी जा सकता है नीचे से। तो यहाँ से दो फॉर्म लेके आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा वाले में मैं बोलता हूँ कि बेटा वो सेमी साइड में नीचे की तरफ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। 6 मेंबर्ड बनाओ और OH नीचे कर दो, नीचे नंबर 3 पे ऊपर, 4 पे नीचे, 5 पे बस CH2OH ऊपर चला जाता है। और बीटा वाले में क्या होगा, सब कुछ वैसा ही, और सिर्फ ये वाला ऊपर आ जाता है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो इसलिए मैं बोला था कि इसके अबाउट चेंज करो। ये एनोमर है कार्बन नंबर 1 के अबाउट, 1 नहीं, कार्बोनिल कार्बन जिसको बोलते हैं।
अब क्लियर हो गया ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं साइक्लिक वाला? कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। राइट, ये ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग सा है इसलिए। समझ गए बात? अरे बोल दो यार, यस तो मैं आगे बढ़ूं, यस सर। है ना? सो वी आर डन विद दिस। सो अब ये फॉर्म को देखो, अब ना इसी फॉर्म को थोड़ा और फैंसी वे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद करो, मैंने साइक्लिक 6 मेंबर्ड को मैंने बताया था बेटा वो पकड़ कर जाता है, और ऐसे करके हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मतलब चेयर फॉर्म। तो एग्जामिनेशन में वो चेयर फॉर्म वाली ओरिएंटेशन भी कई बार बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? तो चेयर फॉर्म में भी बना दे तो यार कुछ नहीं, आप इनको अगर समझ रहे हो कि ये वाला OH और ये वाला OH एक ही तरफ है, तो मैंने आपको चेयर फॉर्म में भी ये सब देखना बताया हुआ है पहले भी, कि यार देखो ऑक्सीजन के बाद वाला OH का नीचे की तरफ था ना, नीचे की तरफ, और उसके बगल वाला अपोजिट है। तो तुम ये ध्यान रखना कि ये OH नीचे है तो ये OH ऊपर रहना चाहिए, ऐसे दिखाता है। नंबर नंबर 1 और नंबर 2, सॉरी यहाँ पे नंबरिंग गलत क्यों रख रहा हूँ मैं, ये 2 नहीं बल्कि ये 1 है। राइट, ये भी कार्बन नंबर 1। तो OH नीचे है, अगला वाला भी OH नीचे ही है, सॉरी माय बैड। तो ध्यान से देखना, ये डाउन है, तो इधर भी अप ऊपर होता है, डाउन इधर होता है। फिर नंबर 3 वाला ऊपर रहता है, ऊपर का मतलब यहाँ नहीं, ऐसे ऊपर। तो अप डाउन वाली चीजें मैंने आपको बताई है। तो साइक्लिक में थोड़ा देखने में डिफिकल्टी थोड़ी सी होती है, क्योंकि उतना यूजुअल पोजीशन दिखाता नहीं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जेई मेन में इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि वो इस फॉर्म में बनाए, बट अगर बनाता भी है तो आई हैव ऑलरेडी इक्विप्ड टू यू विद दिस, कि कैसे हम लोग सिस्ट्रांस देखते थे नॉर्मल केसेस में। राइट, इन केस ऑफ अगर हमारा ऐसा साइक चेयर फॉर्म आ जाए तो आप उसके हिसाब से देख लेना। राइट, अच्छा, तो ये बन गया। अब मुझे बताओ, साइक्लिक फॉर्म से अगर मुझे रिएक्शन कराने हो तो बहुत सारे रिएक्शन करा सकता हूँ। एक तो एसीटेट बनाना हो तो साफ साफ दिख रहा है भाई, जितने OH उतने अटैक करेंगे, उतने ज्यादा CH3COCl या एनहाइड्राइड ऐसे ग्रुप कंज्यूम हो जाएंगे। जैसे 1, ये दूसरा है तो दूसरा मॉलिक्यूल जाएगा, तीसरा भी कर सकता है, फोर्थ भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, इसलिए साइक्लिक के पेंटा एसीटेट बनते हैं। अच्छा, तो एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी सिलेक्टिव रिएक्शन कराता है कि आप इस जगह से, आपको मालूम है ना ये एक तरह का हेमी एसिटल ही तो है। देखो ना ध्यान से, ये एसिटल है या हेमी एसिटल है, बोलो। तो एक ही कार्बन पे देखो OH भी अटैच है और एक ही कार्बन पे O भी है, तो ऐसे ग्रुप को तो हेमी एसिटल ही बोलेंगे। हेमी एसिटल से एसिटल कैसे बनाते थे? तो याद करो, आप H+ डाल के फिर दूसरा मॉलिक्यूल दे देते थे अल्कोहल का, है ना? बोलो बच्चों। यस सर। तो अब अगर आप ये ऐड करते हो तो आपका ये OH हट करके इसके जगह पे क्या आ जाएगा? यू आर गोइंग टू गेट दिस, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट। What are you going to get? You will get OCH3. Am I right? Rest everything will be as it is. अब बताओ, जैसे ये OCH3 कन्वर्ट हो गया, तो अब मैं अगर टॉलेंस डाल दूं यहाँ पे तो कुछ होगा क्या? नहीं सर। अब नहीं हो पाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर एसिटल हेमी एसिटल रहा तो टॉलेंस रिएक्शन टेस्ट दे देता है, क्योंकि बेसिक मीडियम होता है, उसमें अमोनिया रहता है, वो निकाल लेता है प्रोटॉन, ये वापस आता है, ये निकल जाता है, तो ये वापस से कीटोन में चेंज हो जाता है। लेकिन एक बार ही आपने उसको एसिटल बना दिया तो आपको याद होगा, ईथर्स आर अनअफेक्टेड इन बेसिक मीडियम। आप OH- डालोगे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पे किससे निकालोगे भाई? यहाँ से इधर से निकाल भी लिया चलो, तो ये तो कुछ नहीं कर सकता ना। ओनली एट दिस एंड ओनली इट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। अगर ये, अगर
यहाँ ऑक्सीजन, इधर कुछ भी हो, इधर O हो और इधर H हो जाए, इधर HO, तो आप OH माइनस से ये प्रोटॉन निकालोगे, दिस O माइनस विल किक आउट दिस O अगेन। तो जिस पे डबल ऑक्सीजन अटैच है भी नहीं, तो वहां के H को निकालने से कोई फायदा होगा नहीं। सो प्लीज रिमेंबर, दिस विल नॉट रिस्पॉन्ड फॉर, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसी कंपाउंड को बोलते हैं मिथाइल ग्लाइकोसाइड। यही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कि मतलब कोई दूसरा एल्कोहल आकर के ये जो एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको खा गया, और जैसे ही इसको खा गया ना, वैसे ही अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी रिड्यूसिंग नेचर अब इसका खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसी इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड किया हुआ है ऐसे करके, जैसे मान लो आपके सामने ऐसा दे दिया क्वेश्चन, मैं देखना चाहता हूं आपको कितने लोगों को पता पड़ रहा है ये बात। यहाँ ऑक्सीजन डाला, यहाँ OH डाला और यहाँ H, और आपको किसी तरीके से एक नॉर्मल, एक सिंगल एसिटाइल में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो बहुत डिफिकल्ट है, बट इमेजिन करो कि एक में कन्वर्ट कर दिया इसने, तो ये क्या बन गया बेटा, C डबल बॉन्ड O CH3, सॉरी O भी है। देखो बड़े बड़े ग्रुप पे मत जाओ, जो चेंजेस हो रहे हैं ना बस उसको ध्यान से देखोगे तो डर नहीं लगेगा ये टॉपिक से। ये बन गया। अब मुझे बताओ, क्या बेसिक मीडियम में ये वापस से गायब नहीं हो पाएगा, ये वापस नहीं आ जाएगा? बोलो ना। तो बेसिक मीडियम में अगर वो एस्टर है तो O माइनस, और एक बार O माइनस आया तो वापस इसको बाहर निकाल देगा, तो फिर से बन गया क्या ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नहीं, कीटोन भी है, तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर आप चाहते हो कि वो रिएक्शन ना करे, तो आप उसके एस्टर के बारे में मत सोचो, एनोमरिक हाइड्रोक्सिल को कि एस्टर में कन्वर्ट करके बच जाओगे, नहीं। यहाँ अटैक करेगा, वापस गायब निकल जाएगा और फिर से रिएक्शन हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एसिटल फॉर्म में ही कन्वर्ट करने से आप बच सकते हो, एसिटल, है ना। और इसी पूरे छोटे से चीज पे ही पूरा पूरा डाइसेक्राइड का लिंकेज बना हुआ है। अब मैं वो आपको दिखाऊंगा सीधा बायोमोलिक्यूल के इस पेज पे आ जाओ। अब आप देखो ये ध्यान से, ये स्ट्रक्चर बनाया है एनसीईआरटी में सुक्रोज का। जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ब्रेक होने के बाद देखो, सुक्रोज में अगर आप वाटर डाल दो H+ आयन के साथ, तो ये डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज लिया। देखो ये बहुत स्मार्ट है एनसीईआरटी, उसने यहाँ लिखा ही नहीं अल्फा बीटा, क्योंकि वो हमेशा मिक्सचर रहता है अल्फा प्लस बीटा का, और वैसे ही फ्रक्टोज भी रहता है, इसलिए इसने सिर्फ डी लिख दिया है। चलो, हमें उससे क्या टेंशन लेना है। तो डी ग्लूकोज है और ये डी फ्रक्टोज है ना। तो डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज को अब एग्जामिन करते हैं कि आखिर ये आपस में जुड़े कैसे हैं। ये तो साफ समझ में आ रहा है कि भाई एक ग्लूकोज में OH होता है और फ्रक्टोज में भी OH होता है, तो एनोमरिक इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो एसिटल बन जाएगा। तो याद रखना, एसिटल बॉन्ड बनने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट यूटिलाइज इट्स एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हमारा इसका OH हो गया, और इसका OH कहाँ रहा होगा, ऐसे रहा होगा। ये बीच वाली चीजें भूल जाओ अभी के लिए। तो अब क्या हुआ, अब सोचो कि आपने अल्कोहल का रिएक्शन कराया, तो ये OH और इसका H निकल करके इनके बीच में एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, जिसको देखो इस तरीके से शो करते हैं। बड़ा वियर्ड सा लगता है ये कैसे बन रहा है, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये ऐसे मुड़ा नहीं रहता है बॉन्ड। ये बेसिकली इनको दिखाने का तरीका है कि सेम साइड वाले ही आकर के जुड़ गए, है ना, सेम साइड वाले ही आकर के जुड़ गए। तो एनीवे, तो जब भी ऐसे दिखाया इन्होंने, तो आप चेक करो क्या दोनों के दोनों अपना एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप गायब कर दिए हैं या किसी एक का बचा है। तो आओ चेक करते हैं। तो जहां पे 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है वही वाला कार्बन होता है चेक करने के लिए। तो ये देखो O है, इधर H नहीं R हो गया। इधर भी देख रहा हूं मैं, ऑक्सीजन है और इस साइड O है और इधर R हो गया। तो हमें तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है जहां पे हमारे पास कैसा हो, OH टाइप में एक हो और OR हो। तो जब OH OR है ही नहीं बेटा, तो ये कभी भी वापस आ ही नहीं पाएगा
अपने नॉर्मल एल्डिहाइडिक फॉर्म में या नॉर्मल अल्फा हाइड्रोक्सी फॉर्म में। इसका मतलब कि ये कभी भी टॉलेंस टेस्ट नहीं दे पाएगा। टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज को बोलते क्या है? सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये अगर आप याद रखे रहते हो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपके दिमाग में ये हमेशा बात बैठी रहेगी कि अच्छा, सुक्रोज के अंदर जो भी बॉन्ड बना है ग्लाइकोसिडिक, उसमें इसने भी अपना एनोमरिक हाइड्रोक्सिल और इसने भी अपना एनोमरिक हाइड्रोक्सिल यूज कर लिया है, तभी जाकर के ये नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और एक बात दिमाग में रखना। एक तो ये बोलता है डाइसेक्राइड में, है ना। दूसरी चीज क्या पूछता है? दूसरी चीज बोलता है कि सुक्रोज इज एन इनवर्ट इनवर्ट शुगर। अब ये क्या मतलब है कि भाई जब आप सुक्रोज को पानी में डालते हो ना, तो इसका जो रोटेशन है वो उसमें इन्वर्जन हो जाता है। इसके इसके नेचर बिल्कुल पहले कुछ और रहता है और बाद में कुछ और रहता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में। यस, हियर इट इज। आप देखो, इसने दिया है कि सुक्रोज बाय नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जैसे ही उसको आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो उससे बनता है फ्रक्टोज और उससे बनता है ग्लूकोज, दोनों निकलते हैं उससे, ये और ये। क्योंकि ऐसी बॉन्डिंग है इनकी, जब एसिड कैटेलाइज कराओगे तब तो टूट जाएगा ना। अरे याद है, मैंने बोला था हेमी एसिटल एसिटल कैनॉट बी ब्रोकन इन बेसिक मीडियम, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही एसिडिक मीडियम डाल दो तो ये फिर से टूट जाएगा, पूरा टूट करके वापस एल्डिहाइड रीजनरेट करता है। अरे ध्यान आ रहा है? रिएक्शन रिवाइज कर लेना, आ जाएगा। तो एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये मिलता है। तो इसमें देखो, सुक्रोज डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज अच्छा खासा लिवो होता है, -92 है देखो। और जबकि ग्लूकोज नॉर्मली 52, इक्विलिब्रियम वाला अल्फा बीटा का इक्विलिब्रियम 52.5 के आसपास है। तो आप इमेजिन करो, ये दोनों अगर इक्विमोलर बन रहे हैं, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो जब इसका टोटल सम निकालोगे, इक्विमोलर है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। और सुक्रोज कैसा था बाय नेचर? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से ओवरऑल नेगेटिव में कन्वर्जन हो रहा है। तो जो आप पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट में आप रीडिंग चेक करते हो, सुक्रोज लेते समय उसका पॉजिटिव रीडिंग आता है, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस हो जाती है उसके बाद वो नेगेटिव देता है। इसलिए बोलते हैं सुक्रोज इज एन इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर कहने का मतलब हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सब अपोजिट नेचर के हैं। पहले और बाद में जो सोल्यूशन का नेचर है वो अपोजिट हो गया। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। उसी तरीके से बच्चों, माल्टोज में आप देखो, तो माल्टोज में एक अल्फा डी ग्लूकोज रहता है, मतलब मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, और दूसरा भी अल्फा डी ग्लूकोज रहता है, वो भी मैं बना दे रहा हूँ। अल्फा कहाँ से पहचानते हैं? एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन नंबर 1 एंड 6 नंबर वाला जो CH2OH है, ये दोनों अपोजिट रहे तो अल्फा होता है। तो ये भी देखो अल्फा डी है और ये भी अल्फा डी है, लेकिन ये दोनों ज्वाइन कैसे हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्या इस बार दोनों का एनोमरिक कंज्यूम हो गया? नहीं सर। अल्फा डी ग्लूकोज पहले वाले ने तो अपना एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज किया है, जबकि दूसरे वाले ने अपने 4th नंबर का OH नीचे जो आया है उसको कंज्यूम कर लिया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के लिए। तो बताओ, जैसे ये बॉन्ड बना लोगे तो ये तो हो गया खत्म, यहाँ बॉन्ड बन गई, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। इस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे बेसिक मीडियम लूं, OH माइनस एंड टॉलेंस, ऑफ कोर्स टॉलेंस बेसिक मीडियम में रहता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, NH3 होल ट्वाइस। अब मुझे बताओ, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? विल माल्टोज रिस्पॉन्ड फॉर टॉलेंस टेस्ट? इफ यस, देन कहां से करेगा ये? एंड इफ नो, तो आप रीजन एक्सप्लेन करो। दिविक बताओ इसको तुम। बोलो। नहीं समझ आया? चलो, जतिन। सर जो राइट साइड वाला ग्लूकोज है उसका C1 कार्बन पे हेमी एसिटल है,
वेरी गुड, बिल्कुल यही पहचानना था कि आप इस जगह पे देखो तो OH माइनस विल टेक आउट दिस प्रोटॉन और ये O माइनस बनेगा, O माइनस विल री अटैक एंड ये बाहर निकल जाएगा। तो आपका इस सेंटर पे, वन सेंटर पे आपका कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप रीजनरेट हो गया, और जैसे ये रीजनरेट हो जाए तो ये आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट दे देगा। तो आपकी जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो आपका नजर होना चाहिए क्या इसमें कोई एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा रह गया क्या, जो मतलब कोई हेमीएसिटल फॉर्म बचा रह गया क्या यार। सबसे सिंपल अगर मैं बोलूं तो हेमीएसिटल फॉर्म कहीं है, तो आंसर है हाँ, है ना। इधर राइट साइड में था ये OH और इधर OR है, ये हेमीएसिटल है। और इधर लेफ्ट साइड वाले में देखो तो यहाँ पे कहीं नहीं है। और ठीक इसी तरीके से ऊपर वाले में देखो, यहाँ कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा OHOR। देखो इधर OR है, इधर इधर OR है, इधर देखो कार्बन R है, उधर OR है, तो कहीं मिलेगा ही नहीं यहाँ, लेकिन इधर मिल जाता है। सो माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ये ध्यान रखना, इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज की बात करोगे तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड ये ग्लूकोज, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ तो गैलेक्टोज मिलता है एंड ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज अगेन, इसमें गैलेक्टोज ने अपना एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज किया है एंड ग्लूकोज ने अपना 4th नंबर वाले हाइड्रोक्सिल को, इसलिए बोलते हैं ये C1 ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा भी है C1 ऑफ ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज, वेट अ मिनट, C1 ऑफ ग्लूकोज नहीं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ गया यार, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा, चलो कोई बात नहीं, इसने लिखा भी नहीं है तो कोई बात नहीं। इसको आप क्या बोलोगे, C1C4 लिंकेज। से थर्ड लाइन में थर्ड लाइन में है, लिंकेजेस यस बिटवीन। यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, C1C4 ग्लूकोज, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड ये कौन से ओरिएंटेशन में, तो ऑफ कोर्स ये बीटा में, क्योंकि यहाँ पे OH देखो ऊपर था इसके तरफ, तो ये बीटा था। अल्फा बीटा मैंने आपको समझाया था कि हाइड्रोक्सिल OH और लास्ट वाला जो CH2OH है वो सेम साइड हो जाए तो वो अल्फा होता है, सॉरी अपोजिट साइड हो जाए तो अल्फा और सेम साइड हो जाए तो बीटा। तो ये फॉर्म है, यहाँ से बीटा इसका है और इसका तो नॉर्मल OH था, और इस साइड में तो ये फ्री एंड है, तो ये कन्वर्ट होता रहेगा कभी अल्फा में कभी बीटा में। सो दिस इज दिस इज लैक्टोज। और यही एनसीईआरटी वाले 3 स्ट्रक्चर दिए हैं और ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, लैक्टोज का, माल्टोज का, सुक्रोज का। ये तीनों आप पढ़ लो तो खत्म हो गया डाइसेक्राइड। नाउ कमिंग टू पॉलीसेक्राइड, इंटरेस्टिंगली पॉलीसेक्राइड्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स इन आवर सिलेबस। पॉलीसेक्राइड्स में एक है बेटा स्टार्च, मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। स्टार्च के बाद दूसरा है कौन सा, सेलुलोज, और तीसरा है ग्लाइकोजन। इज देयर, यस इट इज देयर। अब आजा तीनों के बारे में बता दे रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये तीन के तीनों अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको ग्लूकोज ही मिलने वाला है। देखो पॉलीसेक्राइड है 141414141414, है ना। किसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, स्टार्च की। मोस्टली 14 होता है बेटा एंड 16 होता है, यही लिंकेज होता है मोस्टली 14 एंड 16। तो देखो 1414 का है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टार्च। स्टार्च की अगर आप डिटेल एनालिसिस करो तो देयर आर 2 यूनिट ऑफ स्टार्च, एक को बोलते हैं अमाइलोज एंड दूसरे को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज इज अ सिंपल 1,4 लिंकेज लीनियर चेन, जबकि अमाइलोपेक्टिन आप देखो तो ये बीच बीच में ब्रांचिंग हुई रहती है इसमें, किसके अबाउट 1,6 लिंकेज की वजह से, जो मैं आपको बोल रहा था कि मोस्टली 1,4 या 1,6 लिंकेज रहता है 1,6 लिंकेज की वजह से यहाँ पे ये। तो अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड वन एंड अमाइलोज इज अ नॉर्मल लीनियर फॉर्म। ये दोनों मिला के, ये दोनों कंपोनेंट किसके हैं, स्टार्च के। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत आता है कि स्टार्च एंड आयोडीन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
स्टार्च एंड आयोडीन ब्लू। तो पूछता भी एग्जाम में ना कि आखिर स्टार्च का कौन सा कंपोनेंट, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, कौन सा फॉर्म है जो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पिछली बारी जो नोट्स शेयर किया था उसमें भी ये लाइन है, The amylose helix forms the blue color charge transfer complex with molecular iodine। तो अमाइलोज ही बेसिकली आयोडीन को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, अमाइलोज से ही वो चार्ज ट्रांसफर आता है। अंडरस्टूड? वो मैंने भेजा है, आप देख लेना, एक बार रेफर कर लेना। नेक्स्ट आता है बेटा सेलुलोज का स्ट्रक्चर। तो देखो इसमें देखोगे तो ये अल्फा लिंकेज था। अल्फा लिंकेज का मतलब OH अपोजिट एंड CH2OH अपोजिट है एक दूसरे पे, जबकि ये देखोगे तो ये बीटा लिंकेज होता है सेलुलोज, बस डिफरेंस इसी का है। और इसमें दो दो चेन होती है, मतलब एक तो अमाइलोज की होती है, अमाइलोपेक्टिन की होती है, जबकि सेलुलोज इज अ नॉर्मल सिंगल चेन, उसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही करके चलती जाती है। बस फर्क इसका है कि ये बीटा वाले फॉर्म का होता ये भी 1,4 ही है। आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 एंड 4 का नंबर इसका और 1 नंबर हाइड्रोक्सिल का, ये दोनों मिलकर के ऐसे बॉन्ड बनाए रहते हैं। देख लो इसको बॉन्डिंग का तरीका, स्ट्रक्चर बनाओगे एक आध बारी क्लियर हो जाएगा। और ग्लाइकोजन के बारे में ऐसा कुछ खास पढ़ना नहीं है, इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च होता है, राइट। तो इसको भी अगर आप करते हो ब्रेक डाउन, तो स्टार्च आपको मेनली मालूम है लीव्स वगैरह में, मतलब प्लांट बेस्ड चीजों में आपको ज्यादा मिलती है। ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है जब हम एक्स्ट्रा जब भी हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, तो बॉडी जनरली इसी फॉर्म में बना करके उसको अपने पास रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। चलो नाउ, सो दिस इज इट अबाउट दिस कार्बोहाइड्रेट टॉपिक। अब मैं लेक्चर अपना खत्म करने से पहले एक छोटा सा टास्क आपको देके जाऊंगा, क्योंकि अगले क्लास में मुझे प्रोटीन खत्म करना है। मैंने सोचा था कि आज ही खत्म कर दूंगा, बट कोई बात नहीं, चलो रश नहीं करना है। सो प्रोटीन्स है क्या? तो प्रोटीन्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है कि प्रोटीन की अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये सारे के सारे क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड COOH, और अल्फा पोजीशन पे NH2 मिलता है। और मोस्ट ऑफ देम, मतलब जितने भी हमें नेचुरली मिलते हैं, दे आर L अमीनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट D फॉर्म में होते हैं, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स L फॉर्म। अमीनो एसिड का मतलब एसिड भी NH2 भी। कौन सा अमीनो एसिड? अल्फा अमीनो एसिड। तो आप देखो जितने भी हमारे पास अभी तक प्रोटीन रिसोर्सेज मिले हैं नेचर में, वो चाहे प्लांट्स के अंदर बेटा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्टली एक ही तरह प्लांट प्रोटीन को ही हम खाते हैं, तो हमारे अंदर भी आप देख लो तो फॉर्मेशन इस कायरल सेंटर के अबाउट एक ही तरह का होगा। तो नेचुरल अमीनो एसिड देखो इसने बनाया भी है इसी तरीके से कि लेफ्ट साइड में होता है NH2 और ऊपर COH होता है। अब ये जो R ग्रुप है ना, आर ग्रुप इनफाइनाइट नंबर्स नहीं हो सकते हैं। जितने भी नेचर के अंदर मिलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं अल्फा अमीनो एसिड, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले प्रोटीन को अगर हम डिकम्पोज करें तो जो निकल के आता है वो सिर्फ लिमिटेड ही है। कितने, ये टेबल में पूरा बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, 20 है टोटल आर ग्रुप के स्ट्रक्चर्स, करेक्ट। हालांकि 20 एंड 22 में डिबेट होता रहता है अलग अलग किताबों में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत रेयर ऑर्गेनिज्म में भी एक दो मिले हुए हैं, बट 20 से 22 वेरी करता है। अगर एग्जाम में आएगा तो मैं एनसीईआरटी की बात मानते हुए आपको करना है, खास करके जेई मेन में, तो इसलिए आप 22 वाला फिगर छोड़ो, 20 दिमाग में रखो, करेक्ट। अब ये देख लो इन सभी में कौन कौन से हैं। तो जब आर सिर्फ हाइड्रोजन हो, मतलब आर हटा करके H लगा दो, तो ये सबसे छोटा एमिनो एसिड होता है। अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि दो दो सेम ग्रुप हो जाते हैं। तो ग्लाइसिन में H रहता है आर ग्रुप, उस इसका सिंबल फिर बनाते हैं 3 लेटर एंड 1 लेटर वाला। तो ग्लाइसिन को 3 लेटर सिंबल में GLY से बोलते हैं, और सिंगल लेटर में बेटा G से बोलते हैं। एलेनिन की जब मैं बात करूं तो एलेनिन जब R के जगह पे CH3 हो जाता है तो वो एलेनिन हो गया। वैसे ही बच्चों वैलिन है, वैलिन, वैलिन का मतलब ये ग्रुप लग जाए तो वैलिन। फिर ल्यूसीन है, फिर आइसोल्यूसीन है, फिर अर्जिनिन है, ये देखो ध्यान से ग्वानाडीन यहाँ चिपका हुआ है। फिर लाइसीन है, फिर ग्लूटामिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक पार्ट आ गया इसमें, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन,
थ्रियोनीन, सेरीन, सिस्टीन, मिथियोनीन, फिनाइलएलेनिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन, प्रोलीन। ये पूरे के पूरे नाम आपको एकदम जबान पे रट लेना है, मैं बता रहा हूं, अगर आपको अमीनो एसिड से क्वेश्चन करने हैं तो, है ना। पूरे एकदम याद हो जाना चाहिए। थोड़ा एफर्ट लगेगा आपको, करीब आधे घंटे टाइम लगाना पड़ेगा, तो फोकस्ड होकर के तब आपको सारे स्ट्रक्चर याद होंगे। स्ट्रक्चर से नहीं, आपको ये 3 लेटर कोड भी एंड 1 लेटर कोड भी याद करना है। ये टास्क है आपके लिए। मेरी अगली क्लास होने से पहले तक मुझे ये सारे स्ट्रक्चर्स याद रहिए। अब देखो, बड़े सिंपल सिंपल क्लासिफिकेशन है। अमीनो एसिड को क्लासिफाई करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड में, 2 पार्ट में, एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रल वन। तो एसिडिक किसको बोलते हैं? तो देखो, आप अमीनो एसिड में ऑलरेडी एक COOH एक NH2 है, तो ऐसे अमीनो एसिड जिसमें इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड COOH होते हैं, उनको बोलते हैं कि वो न्यूट्रल वाले जोन में ला दो। बट ऐसे अमीनो एसिड जिसमें NH2 या बेसिक एंड डोमिनेटिंग हो, तो उसको बेसिक बोलते हैं। जैसे बताओ, ग्लाइसिन, इसमें तो H था, कोई मतलब नहीं है। एलेनिन कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है। आइसोल्यूसिन में भी कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आर्जिनिन का नाम आया, तो कितने लोग बोल रहे तो बहुत डेंजरस है सर। आप देखो, ये ग्रुप आ गया, और इधर तो एक COOH होगा, एक NH2 होगा, तो एक बेसिक था, एक एसिडिक, और ये एकदम बहुत ही जबरदस्त बेस आ गया। तो आर्जिनिन इज कंसिडर्ड टू बी अ बेसिक अमीनो एसिड। अच्छा, उसी तरीके से नीचे देखो, लाइजीन में एक एक्स्ट्रा NH2 आ गया, तो ये भी बेसिक हो गया। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड देख लो, ये तो यार यहाँ तो नाम में ही एसिड है, तो ये दोनों ही एसिडिक हो गए। आप सोचो, COH NH2 इक्वल नंबर में तो आगे है ही, लेकिन यहाँ COH एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पे। ये अमाइड मैंने बोला था, इसको बेस मत मानना कभी। कुछ लोग इसको गलती करते, बोलते हैं NH2 तो है, गलत। NH2 होने से सिर्फ थोड़ी ना बेस होता है, वो मैंने आपको बताया था वर्स्ट बेसिस हैं अमाइड, और ये तो ये भी किसी काम का नहीं है, एस्पर्जिन भी, है ना। और कौन सा है भाई, और कौन सा है? एसिडिक बोले तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एसिडिक वाला हो गया, बेसिक वाला हो गया, तो दैट इज हाउ वी यूज टू सी। आप इसको भी नहीं बोलोगे क्योंकि ये लोन पेयर इसका एरोमेटिक में इन्वॉल्व है। तो मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि बेसिक कौन है, एसिडिक कौन है, इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, इनका लेटर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि ज्युटेर आयन क्या होता है ना, जैसे कि इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो मतलब मुझे लगता है कि एक और क्लास लगेगा एंड बायोमोलिक्यूल आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन में ऐसा कुछ बचा नहीं है। अगर आप इसको याद कर गए तो, नहीं याद कर पाओगे तो बच्चों अनफॉर्चुनेटली इसमें आप नहीं याद किए तो कोई फायदा ही नहीं होगा अगली क्लास का। तो आपके लिए अगले क्लास के लिए पूरा पूरा टास्क है कि कार्बोहाइड्रेट पूरा खत्म करने के बाद इस पूरे चार्ट को जो लिखा हुआ है इसको रट जाओ एकदम, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। अगली क्लास में फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है।